एनसीईआरटी क्लास 8 में ज्योग्राफी का सेकंड लेसन देखते हैं। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। बच्चों, आप लोगों ने जो है 8th क्लास का ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन समझा था। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। उसी प्रकार से जो है सेकंड लेसन को थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं कहते हैं भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। तो हम जो है यहाँ पर वन बाई वन सब के बारे में जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। समझ पा रहे हैं? तो इस वीडियो को जो है आप बिल्कुल ध्यान से और कंटिन्यू, जो क्या होता है कि कोई भी वीडियो हम बनाते हैं तो उसको कंटिन्यू लगातार देखने की कोशिश किया करो, लगातार ही देखा करो, कोशिश नहीं करनी, लगातार ही देखा करो। और जब भी आप कोई वीडियो देखते हो तो आप जो है एक रफ नोटबुक साथ रखा करो, पेन भी साथ रखा करो। जो भी आपका डाउट होता है तो उस डाउट को आप नोट कर लो और वो जो लास्ट में जो है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। समझ पा रहे हैं जी? तो हम बात करते हैं, पहले भूमि की बात करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जिस स्थान पर हम रहते हैं, जिस पृथ्वी के टुकड़े पर हम रहते हैं, उसको हम भूमि बोलते हैं। और ये जो जैसे हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पे जो है सिर्फ 30% ही भूभाग है। जो भूमि का जो क्षेत्र है वो सिर्फ 30%, बाकी जो है 70% जल है इस पूरी पृथ्वी पर। और जो 30% जो हमारे पास भूमि है, जो 30% हमारे पास भूमि है, उस 30% का भी बहुत ज्यादा हिस्सा ऐसा है जो रहने योग्य नहीं है या फिर जहां पर रहना बड़ा कठिन होता है। समझ पा रहे हैं? तो इस 30 में से भी बहुत ही मतलब इस 30 में से भी कम हिस्सा रहने लायक है। समझ रहे हैं? या फिर कुछ हिस्सा ऐसा है जो पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पर जनजीवन जो है वो कठिन होता है, या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र है जहाँ पर जो है वो वहाँ पर भी जनजीवन बड़ा मुश्किल होता है। समझ पा रहे हैं जी? तो हम बात करते हैं भूमि की। भूमि जो है इस पृथ्वी का जो जिस स्थान पर हम रहते हैं इसको हम भूमि कहते हैं। और ये भूमि जो है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से होती है, जो कि डिपेंड करती है, आधारित होती है वहाँ की स्थलाकृति पर, वहाँ की जलवायु पर। कैसी जलवायु है, स्थलाकृति कैसी है, तो उस पर जो है वो भूमि निर्धारित करती है। समझ पा रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे हम भारत को ही देखते हैं कि भारत का जो उत्तरी हिस्सा है वो पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है। समझ रहे हैं? अगर आप मध्य भारत में देखेंगे तो वो पठारी क्षेत्र है। समझ पा रहे हैं? इसी प्रकार से आप दक्षिणी भारत का हिस्सा देखेंगे वो तटीय क्षेत्र है। तो हम यहाँ पर जो है भूमि को अलग अलग भागों में डिवाइड कर देते हैं। और जैसा भी मतलब भूमि का जैसी स्थलाकृति है, वहाँ की जलवायु है या फिर और चीजें हैं, तो उसी आधार पर भूमि पर जो है वो जनसंख्या होती है। अब बात करते हैं हम भूमि के उपयोग की। बच्चों, मानव जीवन का जो एक अहम हिस्सा, प्रकृति के जो कुछ एक विशेष हिस्से हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, उनमें भूमि एक अहम रोल अदा करती है। बगैर भूमि के, बिना भूमि के मानव जीवन संभव नहीं होता। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे मानव जो है वो भूमि का उपयोग किन किन आधारों पर करता है वो देखते हैं। हम देखते हैं कि मानव जो है भूमि का उपयोग कृषि के लिए करता है, खेती के लिए करता है, और फिर कारखाने, कंपनियां, फैक्ट्रियां वगैरह लगाता है, या फिर जो है अपना मकान बनाता है। ये सारी चीजें जो है वो व्यक्ति क्या करता है, मानव जो है भूमि का अपने लिए, खुद के जनजीवन के लिए जो है वो उपयोग करता है। और वो उपयोग उसकी आवश्यकता के आधार पर ही बदल जाता है।
समझ पा रहे हैं। कुछ लोग जो है उस भूमि का उपयोग करते हैं कृषि के लिए, कुछ करते हैं मकान बनाने के लिए, कुछ करते हैं कारखाने कंपनी फैक्ट्री वगैरह बनाने के लिए। तो इस आधार पर जो है प्रत्येक व्यक्ति का भूमि का जो उपयोग है वो प्रत्येक व्यक्ति के साथ वो बदलता जाता है। समझ पा रहे हैं। अब बात आती है कि इस भूमि के संरक्षण के लिए, संरक्षण हम किन चीजों से करते हैं पहले वो समझ लेते हैं कि भूमि का जो है वो हम देखते हैं काफी जगह पे, जैसे कि वो चीजें हम मृदा में देखेंगे। तो भूमि के संरक्षण के लिए हम देखते हैं कि भूमि के कोई भी पृथ्वी क्षेत्र होता है उसको हम उसको जो प्रॉब्लम होती है या फिर उसकी जो भूमि होती है उसको जो खतरा होता है वो किससे होता है, जैसे भूस्खलन होता है या फिर भूकंप होता है, प्राकृतिक आपदाएं जो होती है या फिर सुनामी होती है, उससे जो है वो भूमि को खतरा होता है। या फिर आज जो है प्राकृतिक रूप को हम मानते हैं, जैसे जल है, आज पृथ्वी पर जल की मात्रा जो है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है और भूमि जो है वो सिकुड़ती जा रही है। समझ पा रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है मृदा, और मृदा को हम समझते हैं और मृदा में जो है मृदा के निम्नीकरण को भी समझेंगे और उसका संरक्षण, उसका जो है सुरक्षा कैसे की जाती है वो समझेंगे। तो सबसे पहले हम मृदा को समझते हैं कि मृदा होती क्या है और इसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। मृदा बच्चों जैसे ये जो भूभाग है जिसपे हम रहते हैं, जिस भूभाग पर हम रहते हैं इस पर बारीक कणों की जो परत होती है उसको हम मृदा कहते हैं। और ये मृदा जो है वो खनिज पदार्थों के और जो जैविक पदार्थ जो होते हैं उन दोनों के आधार पर, उन दोनों से बनती है। खनिज पदार्थों के आधार पर कैसे बनेगी, जैसे पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ों के टूटने से जो उनके जो छोटे छोटे कण होते हैं वो वायु या जल के साथ रहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। वे छोटे छोटे पर्वतों के या फिर पत्थर के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो मृदा का निर्माण करते हैं। और इसी प्रकार से जो है जो जैविक पदार्थ होते हैं, चाहे वो जीव जंतुओं के जो गले सड़े जो पदार्थ होते हैं या फिर गले सड़े जो उनकी डेड बॉडी होती है या फिर वनस्पतियों से जो फल फूल वगैरह जो भूभाग पर पड़ते हैं तो वो काफी सालों के बाद जो है एक चूर्ण का या फिर मिट्टी का रूप धारण कर लेते हैं, जिसको हम मिट्टी या फिर मृदा कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है मिट्टी का निर्माण होता है। अब बात आती है ये जो मिट्टी है ये प्रत्येक क्षेत्र पर अलग अलग प्रकार से होती है। जैसे हमने भूमि के बारे में समझा था उसी प्रकार से मिट्टी भी जो है वो जलवायु के आधार पर अलग अलग आप लोगों को प्राप्त होती है। जैसे अगर हम भारत का एग्जाम्पल लेते तो भारत में हम जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, अलग अलग प्रकार से जो है ये मिट्टी के जो प्रकार देखते हैं। और वे सभी प्रकार जो है वहाँ की स्थलाकृति कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ पर जो है पानी पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है, उन सभी बातों पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। समझ पा रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं मृदा निम्नीकरण की। मृदा निम्नीकरण किस प्रकार से होता है, मतलब क्या है कि मृदा की जो उर्वरता दिनों दिन घटती जा रही है, कम होती जा रही है, या फिर मिट्टी जो है वो उपजाऊ नहीं है, वो कमजोर होती जा रही है, उसको ही हम मृदा निम्नीकरण कहते हैं। और ये मृदा निम्नीकरण जैसे मृदा अपवर्तन के कारण होता है या फिर भूस्खलन जो होता है उसके कारण होता है, या भूकंप वगैरह आते हैं जिससे जो है जो भूमि की जो ऊपरी परत है जिसको हम मृदा बोलते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसक कर चली जाती है, जिसकी वजह से जो उसकी उपजाऊ शक्ति जो होती है वो कम हो जाती है। फिर दूसरी बात आती है इसमें, किसी भी मृदा को या फिर किसी भी क्षेत्र को जो है अत्यधिक मात्रा में सिंचित करना, अत्यधिक मात्रा में जो है वो जल
जल सिंचाई करना, उसके आधार पर जो है वो मृदा निम्नीकरण होता है। समझ पा रहे हैं। फिर बात आती है कि इस मृदा निम्नीकरण को किस तरीके से रोका जाए, इसका जो है संरक्षण किस प्रकार से किया जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे भूस्खलन होता है, मृदा अपरदन होता है, या मृदा निक्षेपण होता है, मृदा अपक्षय होता है। ये सारी चीजें बिल्कुल अगर हम बारीकी से देखते हैं, अपक्षय, निक्षेपण और अपरदन ये अलग अलग चीज है। अगर आप बारीकी से देखोगे तो उन सब चीजों को नेक्स्ट लेसन में जब भी होगा हम तीनों चीजों को जो हो बारीकी से अच्छे से समझाएंगे। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर मिट्टी के संरक्षण के लिए हम क्या करेंगे, मिट्टी के चारों तरफ, जैसे कि हमारे जो खेत होते हैं, खेत के चारों तरफ हम क्या करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, जिससे कि जो मिट्टी है वो मिट्टी, उस मिट्टी को जो है, उस वृक्ष जो चारों तरफ वृक्ष लगाए हैं, उस वृक्ष की जगह उस मिट्टी को जकड़े रखे, उस मिट्टी को जो है वायु या पानी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहने से रोके। और हम इसके साथ ही जो है जो कंटिन्यू हम कृषि करते हैं, एक के बाद एक जो है भूमि से फसल लेते हैं, वो भी जो है भूमि संरक्षण का है, मृदा संरक्षण का ही एक उपाय है। क्यों है? क्योंकि अगर हम एक के बाद एक फसल लेते रहते हैं तो मिट्टी जो है वो जो कृषि होती है वो मिट्टी को जकड़े रहती है, वो उसको जो है वो स्वतंत्र नहीं छोड़ती, और एक के बाद एक फसल लेने से जो है मिट्टी वहीं पे बनी रहती है। समझ पा रहे हैं जी। तो इन सारी चीजों को के आधार पर ही हम मृदा का जो है वो संरक्षण करते हैं। फिर एक बात आती है कि पहाड़ी जो पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों पे हम देखते हैं कि कुछ पर्वतों पे जो है ढलान बिल्कुल सीधी ढलान होती है। समझ रहे हैं। तो वहां पे क्या होगा, जो ऊपर से जो पहाड़ी जो पत्थर के जो टुकड़े होते हैं वो ढलान होने की वजह से जो है नीचे आ जाते हैं, जिससे भूस्खलन भी हम कहते हैं। समझ रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहाड़िया क्षेत्रों पे कृषि करने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पर जो है सीढ़ीनुमा आकार की खेती करते हैं, जिससे क्या होता है कि वर्षा के दिनों में जल के साथ जो है वो पत्थर के टुकड़े बहकर नीचे न आ सके। समझ रहे हैं। तो ये सारे जो तरीके जो होते हैं वो मृदा निम्नीकरण को रोकने का एक ये सभी जो वो उसके उपाय है। समझ पा रहे हैं बच्चों जी। फिर नेक्स्ट आता है कि जल। अब हम जल के बारे में समझेंगे, उसकी समस्याएं क्या है और उसको किस प्रकार से संरक्षित या फिर सुरक्षित किया जा सकता है। तो बच्चों जैसे आपको पता है पृथ्वी के भूभाग की तरह ही जल भी हमारे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 70% जल है, इस 70% जल में सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे हम 2% जल ही कह सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ 2% जल ही ऐसा जल है जो पीने योग्य है। समझ पा रहे हैं। हमारे पास 70% जल में से सिर्फ 2% जल ऐसा है जो पीने योग्य है, बाकी का जो जल है वो लवणीय या क्षारीय है। समझ पा रहे हैं बच्चों। अब अगर इतनी बड़ी जनसंख्या के पास सिर्फ 2% जल है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जल के लिए जो है वो विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा होंगी। समझ रहे हैं। अब फिर समस्याएं भी पैदा होंगी तो उसके निवारण के लिए भी कुछ उपाय हैं, तो उनको हम देखते हैं कि समस्याएं जो है वो किस प्रकार से होती है। तो जो जल के अभाव के कारण ही हम जो है पहले तो हम ये देखते हैं कि जल का जो है हमारे जनजीवन में, हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। बच्चों जल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बगैर जल के मानव जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं है। आप मानव जीवन के किसी भी कार्य को देख लो, उसमें जल की आवश्यकता अवश्य है। समझ रहे हैं।
जी, तो इसलिए जो है मानव जीवन के लिए जल एक अहम हिस्सा है। और इसकी समस्याएं क्या है? समस्या ये है कि पहली बात तो ये है कि हमारे पास पर्याप्त जल नहीं है, जो हमें प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं है। और इसके लिए हमें क्या करना होगा? जैसे कि एक सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ आपको, एक देश है इजराइल। बच्चे ये जो देश है ना इजराइल, यहाँ पे जल की इतनी शॉर्टेज है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई नदी नहीं है, फिर भी यहाँ कृषि एक अच्छे लेवल पे होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि इजराइल जो देश है वहाँ की सरकार ने जो है इजराइल के चारों तरफ जो है वो समुद्र है, ये इसके एक तरफ है वो प्रशांत महासागर है। और क्या होता है बच्चों, वहाँ पर इजराइल जो देश है वहाँ की जो सरकारें हैं वो समुद्री जल को वो पीने योग्य बनाते हैं, समुद्री जल को पीने योग्य बनाते हैं और इतना साफ स्वच्छ बना देते हैं कि वो हम जो है पीने के लिए भी यूज कर सकते हैं और खेती के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो है कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर पानी की बड़ी समस्या होती है, तो उनका जो है निवारण किस प्रकार से किया जाना चाहिए। अब हमारे पास कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र होते हैं, समझ पा रहे हैं, और कुछ होते हैं जो सूखा पीड़ित होते हैं। अब इन दोनों क्षेत्रों के बीच में जो नहरों का निर्माण किया जाता है, वे नहरें क्या करती हैं? जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है उसका सारा पानी इन नहरों में डाला जाता है और फिर ये नहर में जो पानी डाला है उस पानी को सूखा पीड़ित क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है हम जल की समस्या से निजात पा सकते हैं। समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार से जो है सरकारें जो है वो समय समय पर ऐसे निर्माण करती रहती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। तो जो आप लोगों को पता है कि प्रकृति जो है, आज हम जो भी कुछ है वो प्रकृति की वजह से है। जिन भी संसाधनों का हम प्रयोग करते हैं वे सभी संसाधन हमें प्रकृति से ही प्राप्त हुए हैं। भले ही आपकी क्लास में जो है आपका ये बोर्ड हो या फिर आपके वस्त्र हो या फिर आपके जो बेंच है वे हो, वे सभी जो है प्रकृति से ही प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर जो है मानव जीवन के लिए जो है प्रकृति का रोल और ज़्यादा अहम हो जाता है। समझ पा रहे हैं? तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमें जो है पहनने के लिए वस्त्र और आपके मकान के लिए जो फर्नीचर जितना भी होता है, लकड़ी का सामान जितना भी होता है, वो सारा प्रकृति से ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम जो हमारी जो दिनचर्या में जो जरूरतें हैं वो सभी की सभी जरूरतें वो प्रकृति से ही प्राप्त होती है। भले ही उस प्राकृतिक संसाधनों का व्यक्ति अपनी कुशलता के आधार पर जो है वो उसका रूप या आकार बदल दे, और वो सारी चीजें जो हम मूल रूप से हमें प्रकृति से ही प्राप्त हुई है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे यहाँ कुछ जातियाँ थी, कुछ जनजाति, कुछ लोग ऐसे थे जिनको हम जनजातियाँ बोलते हैं। फिर उन लोगों का जनजीवन जो है वो पूर्ण रूप से प्रकृति पर ही आधारित था, क्योंकि वे लोग जो है वो जंगलों में रहते थे और जंगलों में रहने की वजह से और उनकी एक विशेषता होती थी, उनकी एक संस्कृति थी कि वो जो है वे जो जनजाति जो लोग थे वो प्राकृतिक जो पदार्थ थे उनकी पूजा करते थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे वृक्ष हुए, पेड़ पौधे हुए, उनकी जो है वो पूजा करते थे। आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, पूर्वांचल में जो है वो मध्य प्रदेश के या फिर बिहार झारखंड के एरिया में जो है आप एक संथाल जनजाति देखेंगे, मुंडा और संथाल जनजाति। वे जनजाति जो है वो वृक्षों की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं। इसी प्रकार से जो है हम नॉर्मली जो है पीपल और बरगद की भी पूजा करते हैं। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर जो है प्राकृतिक संसाधन जो है मतलब जो प्रकृति जो है उनको हम अपने लिए एक अहम रोल मानते हैं अपने जीवन के लिए, इसलिए हम उनको पूछते हैं। समझ पा रहे हैं बच्चों? फिर बात आती है कि इसका जो है वितरण किस आधार पे किया जाता है बच्चों। फिर
वही बात आती है कि प्राकृतिक वनस्पति का जो वितरण किया जाता है वो भौगोलिक आधार पे है। जो पहले मैंने आपको बताया था कि भौगोलिक आधार पे, जैसे जहाँ की जलवायु है, जो स्त्राकृति है, उसी के आधार पर ही वनस्पति प्राप्त होगी। देखो जैसे आप देखते हैं कि जो हमारा उत्तर का क्षेत्र है वो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे जो वनस्पति है, जो प्राकृतिक वनस्पति है, वो इस तरीके के ही वृक्ष हैं। जैसे कि वहाँ पर जो है आपको शंकुधारी वन मिलेंगे, और वे शंकुधारी वन जो है सिर्फ पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं। समझ रहे हैं? जैसे आप पूर्वांचल में जाओगे, पूर्वांचल में आपको जो है पूर्वांचल में या फिर आपके मध्य प्रदेश में आपको सघन वन मिलेंगे। अगर आप राजस्थान में जाते हो, राजस्थान में आपको या तो कांटेदार झाड़ियां मिलेगी, क्या बिल्कुल मरुस्थल मिलेगा आपको। समझ रहे हैं? वो कांटेदार झाड़ियां क्यों मिलेगी? क्योंकि वहां पर जो है जल की आपूर्ति नहीं हो पाती। अगर जल की आपूर्ति नहीं हो पाती तो सिर्फ वे ही पेड़ पौधे वहां पे प्रकृति में होंगे जो जिनको जो है जल की बहुत कम आवश्यकता होती है या फिर ना के बराबर होती है। समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार से जो है प्रकृति का वितरण होता है। और बात आती है संरक्षण की, तो क्या बात है कि आज जो है प्रकृति को सबसे ज्यादा खतरा जो है वो मानव से है। क्यों है? क्योंकि मानव जो है वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि वो जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आज वृक्षों की कटाई कर रहा है, जंगलों को खत्म कर रहा है, जिससे क्या है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है और जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और फिर बात आती है कि हम जो है उन वृक्षों की कटाई करते हैं, जो जंगलों की कटाई करते हैं, वहाँ पर जो है हम अपने आवास बनाते हैं, फैक्ट्री कंपनियां कारखाने लगाते हैं, जिनसे जो है वो तरह तरह की केमिकल वातावरण में, पर्यावरण में फैल रहे हैं। और उन वातावरण उन केमिकलों के वातावरण में फैलने से मानव जीवन को भी खतरा होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मानव खुद ही जो है वो स्वयं के लिए आज खतरा बना हुआ है। तो इसके संरक्षण के हम देखते हैं कि क्या क्या उपाय रहते हैं, इसका संरक्षण जो है वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसके संरक्षण के लिए जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। जैसे कि भारतीय वन अधिनियम में बताया गया है कि भूमि का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 33% भाग जो है वो वन होना चाहिए। 33% भाग पर जो है वो वन होने चाहिए। इस आधार पर जो है हम प्रकृति को बचा सकते हैं। समझ पा रहे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ आई है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आप लोगों को जो भी डाउट रहता है उसको डाउट कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें, ताकि मैं आप लोगों को जो है डाउट क्लियर कर सकूँ। थैंक यू।